नमस्कार दोस्तों। पिछली कक्षा में हमने ऊष्मा बजट के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ऊष्मा बजट के बारे में। आज हम वायु दाब के बारे में पढ़ेंगे। हमारा वायु दाब क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा आरोपित दाब क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है। कभी आपने सुना होगा कि कुछ कहीं अधिक दाब है, कहीं निम्न दाब है। दाब यानी कि वायु दाब से देखना आखिर अधिक दाब क्यों बन रहा है वायु का और निम्न दाब क्यों बन रहा है, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चल रही है, इसके मध्य क्या गतिविधियां हो रही है, आज हम इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि इस चैनल पर अभी तक आप यदि नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी रहेगी। चलिए, आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है हमारा वायु दाब। आज हम वायु दाब के बारे में ही समझेंगे। क्या समझेंगे? वायु दाब के बारे में। हम वायु दाब पेटियां इससे आने वाली वीडियो में जानेंगे, जो आगे वीडियो आएगी, लेकिन आज केवल जानेंगे हम वायु दाब। ध्यान सुनना, ये शब्द बना है दो शब्दों से, वायु प्लस दाब। वायु प्लस दाब। वायु तो हम जानते हैं कि हमारी वायु ही है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी, ये मिलकर हमारी वायुमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये तो हमारी वायु होगी। लेकिन दाब क्या है? दाब, प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? ध्यान सुनना, आप यदि कोई एक पत्थर ले लीजिए भारी सा, उस भारी से पत्थर को आप अपने हाथ पर, दूसरे हाथ पर, मतलब इस हाथ से लिया तो आपको दूसरे हाथ पर रखना है। रखने के बाद आप क्या महसूस करेंगे कि वह पत्थर भारी है? बिल्कुल। लेकिन आप एक और चीज महसूस करेंगे कि पत्थर आपके ऊपर एक दाब आरोपित कर रहा है। वह दाब कितना आरोपित कर रहा है? वह दाब आरोपित कर रहा है अपने वजन के जितना। ठीक है, यह बात समझ में आई? ध्यान सुनना, यदि किसी भी चीज का हमें दाब ज्ञात करना है तो हमें लगभग उसके वजन को ही मानकर चलना है कि कोई भी वस्तु अपने वजन के अनुसार कितना दाब, वजन के अनुसार कितना दाब आरोपित कर रही है। और दूसरी बात समझाने की कोशिश करते हैं। ध्यान सुनना, ये मैंने एक तराजू ले लिया। मैं तराजू बना देता हूं पहले। ठीक है जी, ये मैंने एक डिजिटल कांटा ले लिया, डिजिटल कांटा। ठीक है, इस पर मैंने क्या रखा? इस पर रखा मैंने 1 लीटर पानी। क्या रखा मैंने इस पर? 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी जैसे रखा तो इसका सरफेस कहां तक है? इसका लीटर का सरफेस कहां तक छू रहा है? इसको यहां तक, जो मैंने रेड रेड बनाया, यानी कि लीटर इतने सरफेस को इसको छू रहा है। तो लीटर पर अब जब तक मैं इसमें पानी भरो जाऊंगा, इसमें पानी और डालो जाऊंगा, क्या होगा? जो लीटर का जो वजन होगा पानी के सहित कहां आरोपित होगा? केवल इसी एरिया में। इस एरिया में तो नहीं होगा, जबकि इस एरिया में होगा। मैं एक बार चित्र को थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, देखना। ये लीजिए, ये रहा मेरा लीटर। ठीक है, लीटर का जो नीचे का हिस्सा है ये रहा। इस धरातल को, यानी कि इस सतह को कहां तक छू रहा है? इससे छू रहा है। लीटर में जब मैं इसमें पानी भरूंगा, लीटर में जब मैं इसमें पानी भरूंगा तो इसका दाब कहां तक लगेगा? केवल इस एरिया तक ही तो लगेगा। बिल्कुल, यहां तो नहीं लगने का, बिल्कुल नहीं लगने का, बिल्कुल भी। ठीक है, यानी कि एक और बात पता चलेगी हमें कि दाब क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। क्षेत्रफल पर ही निर्भर करता है। यदि मैं इस पात्र को थोड़ा सा बढ़ा दूं, चौड़ा कर दूं, ऐसे कर दूं, अब बताना दाब, अब दाब यहां तक लगेगा? बताओ, लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो दूसरी बात पता चली कि दाब क्षेत्रफल पर भी निर्धारित है। लेकिन दिक्कत ये आई, चलो दाब तो क्षेत्रफल पर निर्धारित है, लेकिन अब हम कितना क्षेत्रफल लेंगे किस दाब को नापने के लिए, ये भी बात आई। देखो, जहां हम वायुमंडल के दाब की बात करें तो वायुमंडल का दाब को नापने के लिए इन्होंने इकाई क्षेत्रफल का उदाहरण लिया। इकाई क्षेत्रफल का, यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु के द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाया जाएगा? वायुमंडलीय दाब कहलाया जाएगा। उदाहरण सुना, एक इकाई क्षेत्रफल पर वायु द्वारा आरोपित दाब क्या कहलाया जाएगा? वायुमंडलीय दाब कहलाया जाएगा। चलो,
मैंने वायुमंडलीय दाब समझाने की कोशिश की, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। यदि जल की बात करें तो जल दाब, वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल दाब। ठीक है, दूसरे तरीके से देखते हैं, चलो एक बार और समझ लेते हैं। मैंने एक पात्र लिया ये, ठीक है, इस पात्र में जितनी वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत इसकी अंतिम सतह यानी कि निचली सतह पर अपना वजन, वजन यानी कि वजन, भार आरोपित कर रही है, किस पर? एक इकाई क्षेत्रफल पर। इस पर इकाई क्षेत्रफल पर, तो क्या कहलाएगा? ये इसका वायुमंडलीय दाब कहलाया जाएगा। वायुमंडलीय दाब का जो मात्रक है वह है पास्कल। क्या है? सॉरी, दाब का जो मात्रक है, किसका? दाब का, दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक पास्कल। ठीक है, दूसरी जगह बात करें, यदि हम वायुमंडल दाब को मापने की बात करें तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? उस यंत्र का नाम है बैरोमीटर। क्या नाम है? बैरोमीटर। उस यंत्र का नाम है जो हमारा, उसका नाम है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए। एक और आपको बात बता दूं, यदि हम अपनी पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब को बात करें तो पृथ्वी पर, यानी कि पृथ्वी से तात्पर्य हमारी समुद्री तल पर, समुद्र तल पर हमारा जो वायु दाब है 1013.25, क्या कहूं इसके दाब का मात्रक, इकाई क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल है, ठीक है ना? इकाई क्षेत्रफल पर इतना दाब आरोपित किया जा रहा है। समझ में आया? चलिए दूसरी बात, अब आपको क्वेश्चन बनता है कि सर ये जो वायु है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है? इसका आंसर है वायुमंडलीय दाब के कारण। कैसे जाएगी? इसको समझने से पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि निम्न दाब कब बनता है और उच्च दाब कब बनता है। ये भी एक बार बात समझ लेंगे तो बहुत आसानी होगी समझने में। मैं इसको रफ कर देता हूं, देखना, चेक करते हैं कि आखिर निम्न दाब कब बनता है और उच्च दाब कब बनता है। और पहले इससे पहले एक और जान लेंगे कि निम्न दाब और उच्च दाब क्या है, ये तो होना चाहिए ना। ध्यान सुनना, निम्न दाब, निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर, लो प्रेशर। वहीं दूसरा बात है उच्च दाब, उच्च दाब यानी कि हाई प्रेशर। चलिए देखना, निम्न दाब से मतलब है इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित न्यूनतम दाब। इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित न्यूनतम दाब क्या कहलाया जाएगा? निम्न दाब। वहीं इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल द्वारा आरोपित उच्च दाब क्या कहलाया जाएगा? वायुमंडल का उच्च दाब। चलिए ये बात तो हमें समझ में आई। आखिर निम्न दाब बनता कैसे है? निम्न दाब बनता कैसे है और उच्च दाब कैसे बनता है? दोनों का क्वेश्चन ही है। निम्न दाब कैसे उत्पन्न होता है और उच्च दाब कैसे उत्पन्न होता है, उसको समझने की कोशिश करते, ध्यान सुनना। मान लीजिए मैंने एक छोटा सा स्थान लिया, ये हमारी क्या है? धरातल। यह हमारी धरातल। समझने की बात करना, यहां ये वायु के कण है, ये क्या है? वायु के कण है। मान लिया यहां पूरे वायु के कण 1,00,000 है। कितने हैं? 1,00,000 वायु के कण है इस क्षेत्र पर, यहां से यहां तक के क्षेत्रफल पर 1,00,000 वायु के कण है। ये वायु के कण गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कुछ ना कुछ तो यहाँ दाब आरोपित कर रहे हैं, जो दाब क्या कहलाया जाएगा? वायुमंडलीय दाब। बिल्कुल राइट। चलिए अब एक बात बताना, यदि ये कण, मैं इनको घटाकर, ये कणों की संख्या थोड़ी कम कर दूं, मैं घटाकर इसको केवल 10,000 कर दूं, 10,000, अब बताना कि पहले की अपेक्षा यहां दाब अधिक हुआ कि कम हुआ? यानी कि यहां पहले की अपेक्षा दाब अधिक लगेगा कि कम लगेगा? आपका आंसर होगा सर कम लगेगा। कैसा? कम लगेगा। चलो जी, कम तो लगेगा,
जो तो तुमने अब बता दिया क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। आखिर कम क्यों लगा? क्योंकि सर पहले वे 1 लाख कण थे, अब कितने घटकर बचे? 10,000 कण। इन कणों का जो भार है अब धरातल पर कम पड़ रहा है अपेक्षाकृत 1 लाख से। ठीक है, इस कारण कहेंगे कि यहां निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है, निम्न दाब की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चलिए, निम्न दाब अब आपको समझ में आया, लेकिन क्वेश्चन फिर रह गया। एक क्वेश्चन रह गया, सर ये कण गए कहां, कम कैसे हो गया कि धरातल पर? चलो यहां तो हमने उदाहरण के रूप में मान लिया, तुमने 1 लाख से 10,000 कर दिए, लेकिन सर वास्तव में कम कैसे हो गए? तो समझ जाओ, हमारे सूर्य देवता जिंदाबाद थे, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे जब तक सूरज देवता है, जब तक ऐसी करोगे। हुआ क्या, जो ये जो सूर्य की जो गर्मी है, सूर्य तप है, जब धरातल पर पड़ा, धरातल पर आने के बाद धरातल गर्म हुआ। धरातल गर्म हुआ तो मैंने बताया था कि चालन की अवस्था में निकटवर्ती वायु गर्म हुई, निकटवर्ती वायु गर्म हुई तो वह ऊपर की तरफ उठनी शुरू हुई। दूसरी वायु ने स्थान घेरा, वह भी गर्म हुई तो वह भी ऊपर ने उठनी शुरू हुई। जब सारी वायु ऊपर की तरफ चली जाएगी तो नीचे क्या बचा? नीचे तो कुछ भी नहीं बचा। तो नीचे कुछ नहीं बचा तो यानी कि जो कण है वायुमंडल के कम रह गए, उन कम कणों के द्वारा दाब भी कम हो गया, जिस कारण निम्न दाब उत्पन्न हो गया। उच्च दाब तो आप तुम समझ जाओगे, उच्च दाब कैसे लीजिए। यहां पहले 1 लाख कण थे धरातल पर, कितने थे? 1 लाख कण, 1 लाख पार्टिकल। ठीक है, हुआ ये कि मैंने इसमें और कण जोड़ दिए, पूछा दी संख्या 10 लाख तक। तो क्या हुआ, इन कणों द्वारा आरोपित भार घटा कि बढ़ा? आपका आंसर होगा सर बढ़ा है। जब बढ़ा है तो क्या होगा, यहाँ उच्च दाब पैदा हुआ। क्या हुआ? उच्च दाब पैदा हुआ, बिल्कुल। जब उच्च दाब पैदा होगा तो क्या होगा, वायु के कणों में वृद्धि पैदा होगी। तो कहने का मतलब यही है, यहाँ निम्न दाब पैदा होगा जब वायु के कणों में कमी होगी, और यहाँ उच्च दाब पैदा होगा जब जो वायु के कणों में वृद्धि होगी। क्वेश्चन बनता है सर यहाँ उच्च दाब कैसे आया? चलो यहाँ तो तुमने सूर्य कर दिया था, यहाँ कैसे? तो रात्रि का नाम तो आपने सुना ही होगा। रात्रि का नाम तो आपने सुना ही होगा, रात, नाइट। ध्यान सुना, हुआ ये कि जो स्थान को छोड़कर, जब इसे मतलब कि समझने की कोशिश करना, हुआ ये था जो पार्टिकल स्थान को छोड़कर इसमें से जा चुके थे, कहाँ जाएंगे? कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर तो जाएंगे वे। तो जिस स्थान पर गए वहां उन पार्टिकलों ने, उन कणों ने क्या कर दिया, वहां उच्च दाब उत्पन्न कर दिया। तो ये निम्न दाब और उच्च दाब की जो क्रिया है हमारी पृथ्वी पर बनती रहती है। अब बात आती है, सर चलो तुमने समझा दिया कि उच्च दाब क्या है और निम्न दाब क्या है, लेकिन बात है कि सर ये जो हम वायु देखते हैं, तूफान देखते हैं, ये आखिर उत्पन्न क्यों होता है? वायु एक हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों चलती है? वायु का संचरण क्यों होता है? अब ध्यान सुनना, संचरण क्यों होता है? इस साइड निम्न दाब था, इस साइड उच्च दाब था, दोनों को साम्य अवस्था में लाने के लिए क्या होगा, उच्च दाब वाले जो वायु के कण होंगे निम्न दाब की ओर स्थानांतरित हो गए, उच्च दाब वाले वायु के कण निम्न दाब की ओर स्थानांतरित हो गए, जिस कारण हमें बीच में, यदि हम इस साइड इस एरिया में रहते हैं तो हमें क्या होगा, हमें लगेगा कि वायु इससे इस साइड चल रही है, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल रही है। आज तो बहुत तेजी से हवा चल रही है, वो वाली फीलिंग हमको सुनाई देगी, महसूस होगी। ठीक है, केवल वायु जैसे चलती है और निम्न दाब से उच्च दाब की ओर चलती है, सॉरी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हमेशा कहीं भी ले लीजिए, यदि मैं उष्मा का भी संचरण बताऊं तो उष्मा का भी संचरण है कि उच्च दाब से उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलेगा। ठीक है, जैसे दाब का उच्च दाब से निम्न साम्य अवस्था में लाने के लिए ही होता है एक प्रक्रिया। आपने देखा होगा, यदि हमारे कमरे का टेम्परेचर, यदि हमारे कमरे का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और आपने कप में 50 डिग्री सेल्सियस की कॉफी भर दी, ठीक है, तो कुछ समय पश्चात, यानी कि 1 घंटा मान लीजिए, 2 घंटे मान लीजिए, उसका भी टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। आखिर क्यों? क्योंकि कप में जो अंदर कॉफी थी उसने कमरे के टेम्परेचर तक आने तक अपना उसमें विकिरण जारी रखा, यानी कि कह सकते हैं कि
इसने अपने ताप को खोया, उच्च ताप से निम्न ताप तक तब तक प्राप्त किया जब तक कि वह कमरे के तापमान के बराबर न हो जाए, अर्थात साम्य अवस्था में ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि वायु दाब पेटियां कैसे बनती हैं, वायु दाब पेटियां पृथ्वी पर कहाँ कहाँ पाई जाती है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, बिल्कुल समझ में आई होगी। इससे पहले यदि आप इस वीडियो को पहले भी देख चुके हो, मेरा चैनल पहले देख चुको, तो आप एक काम और करना कि अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।